हमारे साथ खास मेहमान हैं, अपने सहयोगियों के पास भी चलूंगी। जेएस मुकुल, पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन विदेश नीति के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही योगेश गुप्ता, पूर्व राजनयिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं अपने सहयोगी उमा शंकर सिंह के पास चली जाती हूँ, क्योंकि जो मीडिया पूरा यूनिट वहां पर बना हुआ है वहां पर मौजूद है। उमा, इस समय वहां से अपडेट दे दीजिए जल्दी से। जी देखिए, अपडेट तो यही है कि जो एक साझा बयान की बात हो रही है उसको लेकर भारत को काफ़ी उम्मीद है। खुद विदेश सचिव ने ये बात कही है कि आम सहमति बन जाने की उम्मीद है। जिस तरह से शेरपाओं की बैठक में सहमति बनी है और उस सहमति को जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके सामने रखा जाएगा और उस पर अंतिम मुहर लगाने की कोशिश होगी। हालांकि जब तक सर्वानुमति नहीं बनती है तब तक वो सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तो एक तो उम्मीद की बात यह है। दूसरी बात, जो भारत ने इस पूरे आयोजन का जो थीम रखा है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, सारी जो बातें हैं, सारी कवायद जो उसके आसपास घूम रही हैं। ग्लोबल साउथ की जहां तक बात है तो भारत ने कहा है साफ तौर पे कि बहुत मजबूती से उनकी आवाज़ को उठाया गया और एक बहुत मजबूत दस्तावेज होगा जो दिल्ली डिक्लेरेशन होगा वो। दूसरी अहम बात ये भी है कि अभी जो गुटेरस हैं उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने इस थीम को काफ़ी इस थीम की तारीफ़ की है और भारत ने जिस तरीके से इस बटी हुई दुनिया में सबको एकजुट करके सबको एक साथ लेकर चलने की कोशिश की है, उसकी तारीफ़ की है। तो अहम बात यह है कि जब कल तमाम G20 जो प्रतिनिधि मिलेंगे, उनके जो नेता मिलेंगे, तो किन बातों पे अंतिम मुहर लगता है ये देखने की बात होगी। कल जो 3 सेशंस रखे गए हैं उसमें एक पहले सेशन का नाम वन अर्थ है, उसके अलावा वन फैमिली और वन फ्यूचर, 2 अलग अलग सत्र हैं। तो इन सब सत्रों में बातचीत जो होगी वो आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर होगी कि किस तरह से अफ्रीकन यूनियन को शामिल करें, जिसमें कि साउथ अफ्रीका ही अभी G20 का सदस्य देश है। उसके अलावा 54 देश जो है अगर इससे जुड़ जाते हैं तो एम्बिट बड़ा होगा और ग्लोबल साउथ के तमाम देश हैं। तो ऐसे में ग्लोबल साउथ तक उन तक जो फ़ायदा है वो पहुंचाने में मदद मिलेगी। तो ये लब्बो लुबाब है पूरे G20 की बैठक का। और निगाह अब इस बात पर लगी है कि क्या वाकई में एक यूक्रेन रूस युद्ध जो कि चुनौती के तौर पर है और जिस पर बात आकर अटकती है, क्या उस पर कोई एक बीच का रास्ता निकल पाएगा। क्योंकि अमेरिका हो या रूस हो, दोनों ने अपने स्टैंड क्लियर कर दिए हैं। रूस का ये कहना है कि क्योंकि ये आर्थिक फोरम है, इसमें जियोपॉलिटिकल बात नहीं होनी चाहिए। अमेरिका कह रहा है कि जिस तरीके से पिछले साल बाली समिट के बाद ज़्यादा गंभीर माहौल बनाया है रूस ने, यहाँ तक कि वो अनाज के भंडारों को उड़ा रहा है बमबारी करके। तो ऐसे में दो खेमे में जो बटा G20 नज़र आ रहा है, भारत किस तरीके से उसमें एक बीच का रास्ता निकालकर सबको साथ लेकर चलता है, ये 10 तारीख को निकलकर सामने आएगा और उम्मीद इसके लिए बिल्कुल उमा, 10 तारीख का हमें इंतजार करना चाहिए। और आपको बता दूं, जो आपने रूस का जिक्र कर ही दिया है, तो रूस के सरकारी मीडिया के हवाले से खबर ये आ रही है कि अमेरिका, यूके भारत पर दबाव डाल रहे हैं और यूक्रेन को लेकर G7 देशों का भारत पर दबाव है। ये देश चाहते हैं कि उनका पक्ष छल के भारत निष्पक्ष रुख की कोशिश कर रहा है। बहरहाल आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आगाज नहीं हुआ, लेकिन एक तरह से आगाज ये हो गया कि तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। जेएस मुकुल, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी। आपका एक लेख पढ़ रही थी जिसमें है तो ये G20 19 राष्ट्र हैं प्लस यूरोपियन यूनियन, लेकिन जिस तरह से भारत ने स्पेशल इन्वाइटीज को बुलाया है, इसका पूरा स्वरूप बदला है। भारत क्या हासिल करेगा इससे, ये एक आज ये समझने की कोशिश करेंगे आप बताइए जरा। और आपके व्यूअर्स को ग्रीटिंग्स। सबसे पहले तो इस इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी और जो समिट होने वाला है उसने कई चीजें ऑलरेडी हासिल कर ली हैं। उसका संक्षिप्त में बता दूं। सबसे पहले तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये एक पीपल्स प्रेसिडेंसी बन गई है। हम लोग इसमें सफल रहे हैं कि ये अपनी प्रेसिडेंसी से G20 को देश के विभिन्न भागों में और सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस में इसको हम पहुंचा पाए हैं। ये हमने कई तरीके से किया है, जैसे कि एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं, 11 एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं। इसमें विमेन ग्रुप है, बिजनेस ग्रुप है, यूथ ग्रुप है। मैं खुद रहा हूँ स्टूडेंट्स ग्रुप में उसके प्रोग्राम में शामिल। तो इससे ये हुआ है कि सबसे पहली उपलब्धि तो ये है और ये समिट तक इट इज द कल्मिनेशन। सेकंड, दूसरा ये है कि इंडिया ने इनक्रेडिबल इंडिया को सारे विश्व में इसको पहुंचा दिया है। हमारे यहाँ 220 मीटिंग्स हुई हैं 50-60 शहरों में।
हमने अपनी अपनी कल्चर, अपनी डेमोक्रेसी विद ऑल इट्स ग्लोरी, वैरायटी, डाइवर्सिटी, ये हमने दिखाई है। तो हम इसको सारे सारे दुनिया में ले गए हैं, और आज भी दिल्ली पूरी तरह से डेक्ड अप है, सजी हुई है, जिससे कि जो आपने बताया लीडर्स आ रहे हैं वो ये देखेंगे। तो ये हमारी एक दूसरी सफलता है। तीसरा मैं कहूंगा, जो ये ग्लोबल साउथ की बात होती है, शुरू से हमने, प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल समिट किया था, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, साउथ के 125 देशों के हमने व्यूज कलेक्ट किए हैं, और वो हमने सारी प्रायोरिटीज में इट इज ए स्पिरिट ऑफ ग्लोबल साउथ परमिएट। जैसे आपके अभी कार्यक्रम में अमिताभ कांत जी ने कहा कि ये ग्लोबल साउथ का इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा जब ये कम्युनिके या डॉक्यूमेंट जो फाइनल होगा परसों। चौथा इसमें यह है कि जो ग्लोबल साउथ का हमने डॉक्यूमेंट में ही नहीं, हमने इसमें अफ्रीका डेफिसिट है G20 में, जो हम 20 G20 के मेंबर्स हैं उसमें केवल एक ही अफ्रीकन कंट्री है। सो इसको हमने दो तरीके से इसको हमने एड्रेस किया है। पहले तो हमने अपने जो गेस्ट बुलाए हैं उसमें 3 अफ्रीकन कंट्रीज को शामिल किया है, मॉरिशस, इजिप्ट और नाइजीरिया। लेकिन इसको एक स्थायी तरीके से इस डेफिसिट को एड्रेस करने के लिए हमने ये पहल की है कि अफ्रीकन यूनियन को एक फुल मेंबर बनाया जाए। और जैसे कि खबरें आ रही हैं, इमर्जिंग कंसेंसस है, तो ये लगता है ये एक बड़ी उपलब्धि होगी इंडिया की प्रेसिडेंसी की, दिल्ली के समिट की। और दिस गोज, ये बहुत अच्छी तरीके से सेट होता है हमारे थीम से, वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फ्यूचर वन फैमिली, और ऑल्सो रेजोनेट्स जो हमारी मेन क्रॉस कटिंग प्रायोरिटी है, जो ग्लोबल साउथ। बिल्कुल, तो आपने ये बहुत अहम बातें कही। और योगेश गुप्ता जी सर, अगर मैं आपसे जिस तरह से ग्लोबल साउथ एक तरह से कैसे इसे समझें, जो डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड, उसकी आवाज भारत बनकर उभरना चाह रहा है, इससे कितना सशक्त होता है ये G20 ग्रुप है अपनी बातें एक तरह से आगे ले जाने में, या एक तरह से आदान प्रदान हो और देशों पर इसकी मुहर लगे। सर, आपका असेसमेंट। देखिए इसमें कई एस्पेक्ट्स है। एक एस्पेक्ट तो देखिए ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, वहां पर भी जो है लोगों के हालात सुधरे, बेटर हो। क्योंकि वहां पे अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो फिर तमाम विश्व में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बेहतर होगी। तो एक ग्लोबल एस्पेक्ट है। और दूसरा ये है कि भाई क्योंकि ये G20 एक ग्लोबल फोरम है जिसमें कि इकोनॉमिक इश्यूज एड्रेस किए जाते हैं, तो ये जरूरी है कि जो इकोनॉमिक इश्यूज हम टेकअप करें उसमें जो गरीब मुल्कों के इश्यूज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के इश्यूज हैं, वो भी हम इसमें साथ लेके चले और उनका पूरी तरह से कोशिश करें कि उनका हल निकाला जाए, जिससे कि उन मुल्कों के हालात भी बेहतर हो। अब ये तो सबको मालूम ही है कि भाई पिछले कुछ समय से, जब से खासतौर से पहले तो ये कोविड हुआ, फिर ये यूक्रेन की लड़ाई हो गई, तो उससे जो है वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके हालात थोड़ा उसमें थोड़ा सा मतलब वो डिक्लाइन हुए हैं। पहले तो मतलब वैक्सीन का इशू रहा, फिर कमोडिटीज के प्राइसेस गिर गए। जैसे आप श्रीलंका का उदाहरण देखिए, टूरिज्म सेक्टर हर्ट हुआ कई जगह, कई मुल्क जो कमोडिटीज बेस्ड है वहां पे कमोडिटीज के प्राइसेस कम हो गए। और उसके बाद जो चीजें इंपोर्ट करते थे दूसरे मुल्कों से, उनके प्राइसेस बढ़ गए यूक्रेन वॉर की वजह से। तो इन सब तमाम कारणों की वजह से उनके हालात बहुत खराब हुए हैं। और हमारी कोशिश है भारत की कि भाई ये G20 अब यहाँ हो रहा है, तो इसमें इन मुल्कों के जो सिचुएशन है, इन मुल्कों के जो सर्कमस्टांसेस है वो सुधरे। तो ये इसका एक दूसरा पहलू है। और तीसरा ये कि जैसे हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं अपने देश में, कि भाई जो हमारे गरीब लोग हैं, गरीब पुअर लोग हैं, उनके हालात सुधरे। तो वही बात जो है हम विश्व पटल पे कर रहे हैं कि भाई जो गरीब मुल्क है उनका हालात सुधरे, उनका रिप्रेजेंटेशन बेटर हो दुनिया में। जो गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस है जैसे UN है या और गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस है, मेरे साथी मुकुल जी ने अभी उदाहरण दिया कि अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप देने की बात है,
ये भी उस डायरेक्शन में एक कदम है। तो ये सब हमारी हमारी तमाम कोशिश है कि भाई इसमें जो है डेवलपिंग कंट्रीज का फायदा होना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अहम एस्पेक्ट है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि जो G20 है 50% है वर्ल्ड, मतलब जो क्षेत्रफल अगर दुनिया भर का देखा जाए तो ये तमाम जो देश हैं, 75% जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो यही देश कर रहे हैं, G20 जो देश हैं, और 85% ग्लोबल GDP यहीं से आती है इनसे। तो ऐसे में जो हमारे अफ्रीकन यूनियन है, अगर वो इसमें शामिल हो जाता है, किस हद तक हम मदद कर पाएंगे, या ग्लोबल साउथ की एक तरह से जो हम लीडरशिप लेना चाहते हैं उसमें हम कितने आगे बढ़ पाएंगे जमीन पर अगर असर पड़े और आर्थिक हालात अपने देश में भी और ऐसे कमजोर देश में भी बेहतर हो? देखिए, अफ्रीकन यूनियन 55 देशों का एक संगठन है जिसकी इकोनॉमी $2.4 ट्रिलियन है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से सबसे पिछड़ा हुआ ये कॉन्टिनेंट रहा है, डार्क कॉन्टिनेंट कहा जा सकता है। लेकिन इसके पास मिनरल रिसोर्सेस इतने ज़्यादा हैं कि सारी दुनिया जो है रिसोर्स डिप्लोमेसी कर रही, सारी दुनिया अफ्रीका पे टूट पड़ी है उसके मिनरल को लेने के लिए, लेकिन उसके डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करता है। पहली बार भारत ने जब अफ्रीकन यूनियन की समस्याओं को सुनकर उसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लाया है, तो इसकी वजह से न सिर्फ G20 का प्रोफाइल बढ़ा है बल्कि एक ऑल इनकम्पासिंग पूरे विश्व को सम्मोहित किया अपने में। तो अफ्रीका को इस वक्त जो है उसके खादान की, मतलब उसके मिनरल्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जा रहा है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। कोई फाइनेंस दे रहा है तो उसके बदले उसका बड़ा बड़ा जो है क्या कहता है स्ट्रेटजिक असेट को अपना वो बना ले रहा है कि भाई हमको 90 साल का लीज दे दो, हमने तुमको लोन दिया है। जो डेट ट्रैप की बात कर रहे हैं, डेट क्राइसिस वहाँ इतनी ज़्यादा हो गई है। अब अगर आप अफ्रीका के चित्रों को देखिए तो हम अपने को मानव कहते हुए हमें शर्म आती है कि किस तरीके की वो मड कुकीज़ खा रहे हैं और पूरी दुनिया यहाँ बर्गर खा के मोटी हो गई है। तो ये भारत ही जैसे के देश के अंदर इतना कलेजा था कि इस तरीके के इशू को उठाकर यहाँ पर लाया है। और बिल्कुल शायद इसी बात का हमें संकेत मिला जिस तरह से अमिताभ कांत जो शेरपा हैं इसके, उन्होंने कहा कि किस तरह से जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन होगा उसमें एक तरह से ग्लोबल साउथ की आवाज़ सबसे सशक्त होकर बाहर निकलेगी। मैं आगे बढ़ना भी चाह रही हूँ और ये एक सवाल अगर मैं मुकुल सर आपसे पूछूं अपने आप में, तो जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ ही देर में लैंड कर जाएंगे, उनके साथ कुछ द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है, एजेंडे पर तमाम चीजें कही जा रही हैं। तो जो ये चीजें हासिल होंगी वो भी क्या G20 के दायरे में, कैसे समझाएं अमेरिका के साथ इससे क्या हासिल होने वाला है, कितना ठोस रहेगा ये? नहीं, देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो G20 लेवल पे है और एक है बायलैटरल्स। पहले तो G20 का तो अपना एजेंडा है, इंडिया की प्रायोरिटीज बिल्कुल क्लियर हैं। अगर आप उस पर डिस्कस करना चाहें तो हम इंडिया की प्रायोरिटीज देख सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, उसका अंडरलाइंग स्पिरिट ग्लोबल साउथ है जी। जो समिट होता है उसके साथ साथ एक अवसर मिलता है नेताओं को बायलैटरल मीटिंग्स करने का उसकी साइडलाइंस पे। तो ये एक अवसर है, जबकि आए तो सब नेता G20 के लिए हैं और उसका भी बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो आपस में, भारत के प्रधानमंत्री से तो मिलेंगे ही एज होस्ट, लेकिन वो आपस में भी बायलैटरल डिस्कशन करते हैं, द्वितीय डिस्कशन होता है। तो ये अपने अपने कंट्रीज जो भी उनकी प्रायोरिटीज होती हैं, जैसे आपने कहा यूएसए अपने उनका एजेंडा, इंडिया और यूएस के तो बहुत घनिष्ठ रिलेशंस हैं, तो वो अपने बात करेंगे। अभी हमने आपके प्रोग्राम पे सुना प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके ऋषि सुनाक जी, वो अपने इश्यूज पे बोल रहे थे, तो वो बायलैटरल अलग है। लेकिन G20 पर से का मैंडेट जो है वो है, इट इज प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो वो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग उसमें इकोनॉमिक मुद्दे ही आने चाहिए। ये 2009 तीसरे G20 समिट पिट्सबर्ग में जो हुआ था, उससे ये तब से ये निश्चित किया गया था सबकी सहमति से, और इसलिए जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो हैं मेरे राय में वो दे डोंट फिट इन टू दी G20 एजेंडा। बिल्कुल सर, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया कि भाई भारत ने जिस तरह से इसका स्केल इतना बढ़ा दिया, 200 बैठकें हो रही हैं, भारत की बड़ी और छोटी शहरों में इन बैठकों का आयोजन किया गया, उसका अपना इम्पैक्ट है। अब अगले साल ये ब्राजील को जाने वाली अध्यक्षता,
और वहाँ के नेता कह रहे हैं कि भाई हम तो इतना बड़े स्केल पे नहीं कर पाएंगे। बस एक सवाल और जो चाइना के इन्फ्लुएंस को लेकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन आपसे, अफ्रीका हो चाहे ये G20 और मजबूत हो, भारत जिस तरह से इसको आगे लेके जा रहा है, क्या जो एक चीन का एक तरह से असर है तमाम देशों में, या जो उसकी एक तरह से घुसा हुआ है तमाम देशों में, उसको चेक करने का भी एक मैकेनिज्म हो सकता है, सीधे तौर पर नहीं लेकिन इनडायरेक्टली? एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि पहले ये कह दूं कि G20 का जो कहते हैं कि इकोनॉमिक इशू है, अगर कोविड का इम्पैक्ट के लिए हम मेजर्स ले सकते हैं जिसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट आता है, कि वार का इम्पैक्ट अगर आएगा वर्ल्ड पे उसको हम नहीं एड्रेस करेंगे, हम करेंगे। अगर यूक्रेन की वार के इम्पैक्ट से इतनी ज़्यादा 120 कंट्री अफेक्टेड हुई हैं, ट्रेड हो गया है, खाना कम हो गया दुनिया में, तो उसको हम नहीं बात करेंगे, हम करेंगे जी। और दूसरा चाइना की बात जहाँ तक है, चाइना तो हर जगह पर ऐसी डिप्लोमेसी किए हुए है जिससे वहाँ की कंट्री खुद परेशान है, लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है वो ग्लोबल साउथ की बात किया है। ग्लोबल साउथ में चाइना जो है इस तरीके से अपनी रिलेशन को बनाया है जो कि कॉलोनियल टाइप का एक न्यू कॉलोनी की तरह बना के रखा है। तो चाइना का तो ये इस तरीके से चाइना तो परेशान है ही है कि अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये मूवमेंट भारत के लिए है कि दुनिया को एक रास्ता दिखाए, दुनिया को लीड करे, और अगर शी जिनपिंग नहीं आते हैं तो उनके लिए दुनिया इंतज़ार नहीं करेगी। भारत आगे बढ़े और सारी इश्यूज़ को एड्रेस करे, और जो भी चीज़ हमने उठाई हैं वहाँ चाइना के इश्यूज़ जो है हमसे इन इश्यूज से कंट्रोवर्शियल होगा, क्योंकि हमने डेट क्राइसिस की बात की है। डेट में सबसे ज़्यादा शेयर चाइना ने दे रखा है और उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स को अपने अंदर ले लिया है। हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो चाइना ही आता है सामने, हम जो है फाइनेंस की बात करते हैं तो चाइना ही सामने आता है। तो ऐसे में जो है हम एंटी चाइना नहीं है, बल्कि उन इश्यूज़ को उठाए हैं जहाँ चाइना को खुद शर्मसार होना चाहिए। हम तो कहते हैं शी जिनपिंग को आना चाहिए था, उसमें ग्लोबल साउथ की वॉइस बनना चाहिए था, वर्ल्ड हमारे साथ ना रहते, वर्ल्ड के साथ मिलकर रहना चाहिए था। जैसे बहरहाल जिस तरह से अब चर्चाएं बढ़ेंगी, बातें बढ़ेंगी,